हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। रोजाना की तरह इस सेशन में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस से डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम चाहे बिहार एसआई हो या ईएसआई या यूपी एसआई या रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कटअप होगा 35 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद में कुल 1875 छंद है। सामवेद में कुल 1875 छंद है, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु का प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? धर्म पर या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में या परवर्ती संहिताएं में या ब्राह्मण में या उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, क्योंकि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है और उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत होता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? ऑप्शंस हैं सिंधु है या शतद्रुधि है या सरस्वती है या गंगा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यानी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? ऑप्शंस हैं ब्यास के रूप में या रावी में या चेनाब के रूप में या झेलम के रूप में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है और कुछ नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम है, जैसे कुंभा वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम रावी है।
सदानिरा वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम गंडक है, और सुत्रोदी वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम सतलज है। कुंभा का काबुल आधुनिक नाम, परुष्णी का रावी, सदानिरा का गंडक और सुत्रोदी का सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, या चीनी तुर्किस्तान में, या कश्मीर में, या पंजाब में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा नदी अफगानिस्तान में बहती है, और इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना जाता था? अग्नि को, या बृहस्पति को, या धौस को, या इंद्र को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शंस हैं लोपामुद्रा, या गार्गी, या लीलावती, या सावित्री। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश के लिए, या बलबन के लिए, या अलाउद्दीन खिलजी के लिए, या मोहम्मद तुगलक के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। क्योंकि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में वह अपने स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए मैं उपयुक्त जो समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? वह कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? ऑप्शन है बलबन था, या अलाउद्दीन था, या मोहम्मद तुगलक था, या इल्तुतमिश था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि किसने धारण की। जिसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही साथ नया धर्म चलाने की, किंतु उनके वफादार मित्र और उलेमा लोगों की सलाह पर उसने यह विचार को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी? किसने उपाधि धारण की थी सिकंदर शाही की? ऑप्शन है बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी हम लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी और वह नया धर्म भी चलाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है जफर खां की, या नुसरत खां की, या अल्प खां की, या उलुग खां की।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है, जिसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शंस है रामचंद्र देव या प्रताप रुद्र देव या मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और उस समय राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। इस प्रकार उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली, जिसे उन्हें इनाम या अनेक पेंशन आदि के रूप में मिला था और फलतः खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि के रूप में, जिसे खराज कहा जाता था, उसे निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था और इसने भूमि की पैमाइश कर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर लगाए थे, कौन कौन था? मकान कर और चराई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड बेलेजली या लॉर्ड बेंटिंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से या लॉर्ड बेलेजली से या लॉर्ड बेंटिंक से।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति, इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और बंगाल परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश सांसद ने उनकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव को या हेक्टर मुनरो को या लॉर्ड मैकाले को या सर लियोनिल कर्टिस को। किसे माना जाता है द्वैध शासक का जनक? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर लियोनिल कर्टिस को। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कब किया गया? ऑप्शंस हैं बेंटिक के शासनकाल में या कॉर्नवालिस के शासनकाल में या कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। भारतीय लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया और बंगाल का गवर्नर बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस हैं 12, 16, 8 या 10। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूलतः जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दिए गए अनुसूचियों में कौन राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शंस हैं पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में
पता चलता है तो दूसरी अनुसूची से संवैधानिक अधिकारियों के वेतन के बारे में। पहली राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, तो दूसरी संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, और तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शंस हैं राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, या राजनीतिक दल बदल को, या पंचायत व्यवस्था को, या भाषाओं को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। और भाषाओं का वर्णन किसमें है? 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्यभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, या 9वीं में, या 8वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। राज्यभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किस सूची का है? राज्य सूची में, या संघ सूची में, या समवर्ती सूची में, या फिर किसी भी सूची में नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शंस हैं पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, या विदेशी मामले। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। दिए गए ऑप्शंस में पुलिस राज्य सूची में है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शंस हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, या निखात निधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शंस हैं कृषि, शिक्षा, पुलिस तथा रक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, या पोटेशियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी
ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, या टोन कहते हैं, या नोट्स कहते हैं, या हर्ट्ज कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोन कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं इथेनॉल, मिथेनॉल या एस्टर या इथेनोइक अम्ल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस्टर। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में COOR अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है उसे एस्टर कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOR होता है। एग्जाम्पल मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट आदि प्रमुख एस्टर का उदाहरण है। और कृत्रिम इत्र बनाने के लिए इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है? ऑप्शंस हैं अराल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। मृत सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। किसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है अवतल दर्पण का? रियर व्यू दर्पण में, या फिर हेडलाइट में, या सेविंग दर्पण के रूप में, या टॉर्चों में। किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रियर व्यू दर्पण के रूप में। रियर व्यू दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को जब पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी हुई थी तो दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शंस हैं गोवा, कोचीन, मुंबई या दमन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। किसे दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। कब दिया गया था? 1622 ईस्वी में। और किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। किस उपलक्ष्य में? अपनी
राजा के बहन के शादी के दहेज के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सा ऊर्जा होती है? स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे तनी हुई स्प्रिंग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? तनी हुई स्प्रिंग या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। इस प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।